यहाँ से स्टार्ट करेंगे यूपी पीसीएस के यहाँ पर जो टेस्ट नंबर 5वां है, ठीक है। टेस्ट नंबर 5 देखेंगे, इसमें आर्थिक और यहाँ पर सामाजिक जो विकास हमारा इकोनॉमिक्स से लेकर के, और यहाँ पर कुछ पर्यावरण के भी यहाँ पर क्वेश्चन होंगे, प्लस करंट अफेयर से भी यहाँ पर इसमें, राइट। तो यहाँ पर देखो क्या क्या सिलेबस में, इसमें आपको यहाँ से दिखा देते हैं अभी क्या क्या इसमें पूछा जाएगा। यहाँ पे तो सिलेबस दे रखा है कि क्या क्या है, लेकिन कितने क्वेश्चन किसके अंतर्गत हैं वो भी यहाँ पर आपको दिखाते हैं। यहाँ से ये दे रखा है, देखो ऊपर यहाँ पे लिखा हुआ है जो 50 क्वेश्चन यहाँ पर इकोनॉमिक के हैं, इन्वायरमेंट के हैं, ठीक है। इकोनॉमिक के यहाँ पर करीब 60 क्वेश्चन होंगे, 50, 60 और 40 यहाँ पे क्या इकोनॉमिक, हाँ 50 क्वेश्चन यहाँ पर आपके इन्वायरमेंट के हो गए और 60 क्वेश्चन यहाँ पर इकोनॉमिक के हो गए, और यहाँ पर करंट अफेयर्स के 40 क्वेश्चन। तो यहाँ पर पूरा जितना है वो सब यहाँ पर दे रखा है, कितने कितने क्वेश्चन यहाँ पर इसमें दे रखे हैं, प्लस करंट अफेयर्स भी यहाँ पर इसमें इन सभी सब्जेक्ट को लेकर के मिलेगी। जैसे इन्वायरमेंट को लेकर करंट अफेयर्स है, इकोनॉमिक का भी करंट अफेयर्स यहाँ पे आपको मिलेगी देखने को, राइट। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ से, निम्नलिखित में युग्मों पर आपको विचार करना है। राष्ट्रीय यहाँ पर उद्यान राज्य एक सही सम्मिलित इनमें से कौन सा नहीं है ये बताना है। करेक्ट आंसर हो जाएगा पहले का हमारा यहाँ से गिंडी, गिंडी केरला है ना, ये यहाँ से क्या होगा इसका, ये गलत है, राइट, क्योंकि यहाँ पर गिंडी राष्ट्रीय उद्यान हमारा जो है ये तमिलनाडु में स्थित है, ठीक है, ये हमारा केरला में नहीं है। ये भारत का सबसे छोटे राष्ट्रीय उद्यानों में से एक है जो चेन्नई नगर सीमा के भीतर स्थित है और शहरी वन्यजीव की रक्षा करता है। तो आंसर डी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 2, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक CCPI के बारे में आपको विचार करना है। ये 63 देशों और यूरोपीय संघ जो है उसकी जलवायु समान प्रदर्शन को ट्रैक करता है। पहली बात क्या होगी, पहली बात यहाँ से इसकी जो रहेगी ये करेक्ट है। दूसरी बात, ये प्रत्येक देश के प्रदर्शन का मूल्यांकन ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन, नवीकरणीय ऊर्जा, उद्योग उपयोग, ऊर्जा उपयोग और जलवायु नीति के आधार पर इसका करता है। सेकंड बात क्या होगी, सेकंड बात भी हमारे यहाँ से इसकी करेक्ट है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कुल रैंकिंग का 40% यहाँ पर जो होता है ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन का, ठीक है, नवीकरणीय ऊर्जा का 20% और ऊर्जा उपयोग का 20% और जलवायु नीति का 20% यहाँ पर करेगा। तो ऐसे सेकंड बात भी करेक्ट है। भारत वर्ष 2025 तक के CCPI के 10वें स्थान पर था, ठीक है, 10वें स्थान पर है। सेकंड बात क्या होगी, सही है। तीसरी बात यहाँ से ये भी करेक्ट हो जाएगी क्योंकि यहाँ पर जो रैंक बोला है इसकी ये भी करेक्ट है। तीनों बातें यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन के सही है। आंसर यहाँ से हो जाएगा इसका दूसरे का डी। आपको देखो A4 पेपर लेके बैठना है, जो पॉइंट बता रहा हूँ, जैसे कि यहाँ पर मैंने परसेंटेज बताया, आपको परसेंटेज यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है, राइट, तो वो पॉइंट आप यहाँ से इसको नोट कर सकते हो। ये नोट कर सकते हो CCPI, इसके बारे में चारों बातें आप पॉइंट बना के नोट कर सकते हो अगर आपको इस बातें नहीं पता है तो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, भारत के निम्नलिखित प्राणी जात पर विचार करना है। घड़ियाल, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, एशियाई चीता, इनमें से कितनी क्या कौन सी लुप्त प्राय प्रजाति हैं। तीसरे का आंसर ऐसा हो जाएगा, इनमें से जो लुप्त प्राय हैं ये तो एक तो हो जाएगा जो घड़ियाल है हमारा, घड़ियाल ये क्या है, भारत की मगरमच्छ की 3 प्रजातियां हैं। घड़ियाल गंभीर रूप से जो लुप्त प्राय है, मगर जो हमारा संकटग्रस्त है और खारे पानी में यहाँ पर रहता है, ठीक है, तो यहाँ पर कम चिंताजनक है। तो यहाँ देखो यहाँ पे बोला है कि लुप्त प्राय में से कोई नहीं, क्योंकि यहाँ पर जो हमारा घड़ियाल है ये हमारा क्या होगा, गंभीर रूप से लुप्त प्राय है, ठीक है, ये हो जाएगा, लुप्त प्राय नहीं है, गंभीर रूप से लुप्त प्राय है, ठीक है। और मगर क्या होगा, जो हमारा ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है, इसको देखते हैं, ये ग्रेट इंडियन बस्टर्ड हमारा यहाँ से रहेगा, ये गंभीर रूप से लुप्त प्राय भी हो जाएगा, ठीक है। और क्या है तीसरा, एशियाई चीता, एशियाई चीता ऐसे हो जाएगा जो रेड लिस्ट में गंभीर रूप से लुप्त प्राय है। तीनों यहाँ पर गंभीर रूप से लुप्त प्राय है, ना कि यहाँ पर लुप्त प्राय सिर्फ, है ना, क्रिटिकली लुप्त प्राय, मतलब क्रिटिकली यहाँ पर इंडेंजर्ड है सर, ठीक है। तो यहाँ से आंसर क्या होगा, तीसरे का जो आंसर हमारा हो जाएगा, ये तीसरे का आंसर यहाँ से हो जाएगा इसमें इनमें से कोई नहीं, है ना। अगला क्वेश्चन चौथा नंबर देखते हैं। पारावांडिक कुजिनेट कर्व के बारे में विचार करना है। ये क्या दर्शाता है, ये दर्शाता है जो यहाँ पर प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद और पारिवारिक क्षरण जो होता है इसको, ठीक है। ये आर्थिक विकास के प्रारंभिक चरणों को और औद्योगिकरण को यहाँ पर कमजोर और विनिमय के कारण यहाँ पर पर्यावरणीय क्षति बढ़ाता है। सेकंड पॉइंट, ये एक निश्चित आय स्तर के बाद आगे की आर्थिक जो वृद्धि होती है उसके बेहतर प्रबंधन, पर्यावरण को देखरेख और स्वच्छ प्रौद्योगिकी की यहाँ पर सख्त निगरानी के उपाय को बढ़ावा देता है, जिससे क्या होता है, पर्यावरणीय क्षरण में कमी आती है। तीसरा पॉइंट यहाँ से ये परिलक्षित करता है कि यहाँ पर जैसे जैसे समाज में समृद्ध होता रहता है और वैसे यहाँ पर पर्यावरण के प्रति अधिक सजग और यहाँ पर जागरूक होते जाते हैं, ठीक है। तो ऐसे कुछ पॉइंट्स आपको याद रखने, तो आंसर हमारा हो जाएगा चौथे का एक करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से संरक्षित क्षेत्रों पर विचार करना है। बांदीपुर, इंद्रावती, भितरकनिका, रातापानी, ठीक है, क्या होगा आंसर, आंसर हो जाएगा इसका, बोला है कि कौन से यहाँ पर किसे टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है। करेक्ट आंसर हो जाएगा 5वें का, एक तो पहला, ठीक है, एक तीसरा और एक चौथा। भितरकनिका को यहाँ पर नहीं किया गया, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर बांदीपुर में इंद्रावती, रत्तापानी
को अधिकारिक रूप से टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था, लेकिन जबकि भितरकनिका को यहाँ पर रिजर्व नहीं बनाया गया। ठीक है, कर्नाटक में स्थित बांदीपुर को वर्ष 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर के तहत यहाँ पर स्थापित किया गया था और ये जैव विविधता समृद्ध में पश्चिमी घाट में स्थित है। ठीक है, याद रखना है। इंद्रावती 1983 में यहाँ पर टाइगर रिजर्व बनाया था, इसका नाम इंद्रावती नदी के नाम पर रखा गया था। और रतापानी, जिसे हाल ही में भारत का 57वां टाइगर रिजर्व यहाँ पर घोषित किया गया है, ये मध्य प्रदेश के जो हमारी विंध्य पर्वतमाला है उसके निकट है। ठीक है, ओडिशा में स्थित जो हमारा भितरकनिका, इसके बाद ये भितरकनिका जो हमारा है, ये राष्ट्रीय उद्यान एक मैंग्रोव परितंत्र है और यहाँ 8 प्रकार की जो किंगफिशर पक्षी हैं जो उसकी उपस्थिति यहाँ पर पाई जाती है, जो अत्यंत दुर्लभ है। तो ये सब बातें आपको याद रखनी है। आंसर हमारा 1, 3, 4, तो बी करेक्ट हो जाएगा 5वें का। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। एक एक बात देखो डीप आपको पता नहीं क्या, अगर बात गलत है तो क्यों गलत है उसकी। ठीक है, क्वेश्चन 6 देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन यहाँ से निम्नलिखित युग्मों पर आपको विचार करना है। कोयला खदान, राज और एक यहाँ पर में से कौन सम्मिलित तो नहीं कर रहा है। 6 नंबर में यहाँ से जो सम्मिलित नहीं कर रहा है, इसका आंसर हो जाएगा यहाँ से सिंगरेनी, तमिलनाडु, है ना। यहाँ से इसका गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर सिंगरेनी जो है हमारा कोयले की खान, ये तेलंगाना में ना कि तमिलनाडु में, राइट। तो क्या होगा, ये गलत हो जाएगा। सिंगरेनी हमारा कोलियर रिच कंपनी लिमिटेड द्वारा संचालित की जाती है, जो यांत्रिक भूमिगत हमारे खनन है और थर्मल कोयले की यहाँ पर आपूर्ति के लिए उल्लेखनीय होता है। तेलंगाना करेक्ट आंसर है, तमिलनाडु गलत हो जाएगा यहाँ से 6 का। क्वेश्चन नंबर 7 है। पारिस्थितिक संवेदनशील जो हमारे क्षेत्र होते हैं ESZ, है ना, जो हमारे इन्वायरमेंटल जो हमारे इस जो स्पेसिफिक हमारे जोन होते हैं उसको लेकर के ये पारिस्थितिक संवेदनशील क्षेत्रों को वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 है, उसके प्रावधान यहाँ पर अधिसूचित किया गया था। ठीक है, तो क्या होगा, सेंसिटिव जोन से जो हमारे इको सेंसिटिव जोन बोलते हैं ESZ को। तो यहाँ से क्या होगा, पहला स्टेटमेंट हमारा 7वें का जो रहेगा, ये पहला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा इसका। ठीक है, पहली बात गलत है, क्योंकि यहाँ पर पर्यावरण और वायु जो वन जलवायु परिवर्तन हमारा जो मंत्रालय है उसकी राष्ट्रीय वन्यजीव जो कार्य योजना है 2002 से 2016 के अनुसार यहाँ पर इसे राज्य सरकार द्वारा निर्देशित किया जाता है कि यहाँ पर वे ऐसे संरक्षित क्षेत्रों की सीमा को 10 किलोमीटर के भीतर भूमि पर्यावरण को लेकर अधिनियम को यहाँ पर घोषित करें। ठीक है, तो यहाँ पे 2002 से 16 जो है उसमें यहाँ पर बताया गया था ये, और वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय उसके तहत यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर जो 1972 है उसके तहत यहाँ पर नहीं किया गया, तो गलत हो जाएगा। ये पारिस्थितिक संवेदनशील क्षेत्र घोषित करने का मुख्य उद्देश्य होता है कि इन क्षेत्रों में कृषि अतिरिक्त सभी प्रकार के मानव गतिविधियों प्रतिबंधित करना होता है। ये भी बात गलत है, क्योंकि यहाँ पर ESZ का जो हमारा उद्देश्य होता है कि सभी मानव गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाना नहीं, बल्कि यहाँ पर कुछ जो गतिविधि उनको नियंत्रित करना, ताकि संरक्षित क्षेत्रों में उनका नकारात्मक प्रभाव न्यूनतम किया जा सके या मिनिमम कर सकें उसको। ठीक है, कृषि, बागवानी और इको जो हमारी पर्यटन जैसी गतिविधियाँ आमतौर पर इनका अनुमति होती है। ठीक है, यहाँ से ये भी गलत होगा। आंसर क्या होगा, दोनों गलत है आंसर। 7वें का आंसर हमारा हो जाएगा यहाँ से इसका D, ना तो 1 और ना ही 2, सही पूछा है तो। क्वेश्चन 8वां यहाँ से निम्नलिखित में से कौन सा पारंपरिक मानव जीवन के साथ जैव विविधता संरक्षण का सबसे प्रभावी उपाय प्रदान करता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ से जो हमारा प्रभावी उपाय जो प्रदान करता है, ए यहाँ से इसका आंसर होगा बायोस्फीयर रिजर्व। बायोस्फीयर रिजर्व ऐसे हमारे नामित क्षेत्र होते हैं जिनका उद्देश्य हमारे जैव विविधता संरक्षण करना, सतत विकास को बढ़ावा देना और स्थानीय और जनजातीय समुदाय की सांस्कृतिक विरासत की रक्षा करना, है ना। ए यहाँ से इसका करेक्ट आंसर 8वें का। क्वेश्चन नंबर 9 है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन इकोटोन के बारे में सही नहीं है। इकोटोन के बारे में कौन सी बात यहाँ से गलत है। आंसर हो जाएगा 9वें का यहाँ से इकोटोन में प्रजातियों की जो विविधता होती है सामान्य आसपास के पारिस्थितिक तंत्र की तुलना में कम होती है। ठीक है, क्या होगा, बी यहाँ से इसका जो है ये गलत आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पर ये हमारे जो इकोटोन होते हैं ये 2 या 2 से अधिक पारिस्थितिक तंत्रों के बीच एक संक्रमण क्षेत्र होता है इनका। ठीक है, और जैसे कि मैंग्रोव, समुद्री स्थली और यहाँ पर घास भूमियाँ, मुहाने या नदी किनारे, ये सब हो सकते हैं, राइट। जो हमारी इकोटोनिक्स की विशेषताएं हो सकती हैं, आप पॉइंट करके लिख सकते हो कौन कौन सी। पहली विशेषता यहाँ पर ये क्षेत्र बहुत ही संकीर्ण और अत्यधिक चौड़े हो सकते हैं। सेकंड बात, इनमें समीपवर्ती पारिस्थितिक तंत्रों की मध्यवर्ती जो परिस्थितियाँ वो पाई जाती हैं, है ना। अतः यहाँ पर एक ये तनाव का क्षेत्र होता है। तीसरी बात, यह रेखीय होती है और क्योंकि इसमें आने वाले यहाँ पर जो समुदाय उसकी प्रजातियों का संरचना क्रमिक वृद्धि को लेकर यहाँ पर समीपवर्ती जो प्रजातियाँ उसमें दिखाते हैं इनको। ठीक है, तीसरी बात यहाँ पे ये क्षेत्र अक्सर एज इफेक्ट मतलब जो हमारे इसको प्रदर्शित करता है, जिसमें दोनों समीपवर्ती पारिस्थितिक तंत्र में प्रजातियों का संक्रमण जो होता है पर्यावरण के अनुसार अनुकूलित कुछ परिशिष्ट होते हैं उसकी प्रजातियों में उपस्थित के कारण यहाँ पर दिखाई देता है। तो ये सब बातें आपको यहाँ से याद रखनी है, कौन कौन से इसके जो हमारे विशेषताएं थी इकोटोन की है। काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है। ये जो क्वेश्चन है आपका UPSC
प्लस बीपीएससी, जितने भी स्टेट पीसीएस है सब में काम आएगा, प्लस यूपीएससी के लिए भी इंपॉर्टेंट है ये जो मैंने आपको समझाया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10वां है। 10वां नंबर क्वेश्चन है यहाँ से, निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति कमेंसलिज्म सहभोजिता का सबसे अच्छा वर्णन यहाँ पर करता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 10वें का। देखो यहाँ पर जो हमारे कमेंसलिज्म जो परिस्थिति क्रिया होती है, ये एक प्रकार के जिसमें एक जीव को लाभ होता है जबकि दूसरा जीव ना तो लाभान्वित होता है और ना ही उससे कोई हानि होती है। ये यहाँ से इसका करेक्ट आंसर आप बोल सकते हो, प्रभावित रहती है। राइट, इसका उदाहरण है कि वेल की त्वचा से चिपके हुए जहाँ पर वर्नाकल है उसकी गतिशीलता को भोजन की उपलब्धता मिलती है जबकि वेल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है ना। ये यहाँ से इसका आंसर होगा, जो इसका एग्जाम्पल लिख सकते हो एक तरह से। ठीक है, एक बात और, ये संबंध हमारा जो पारस्परिकता होती है उसमें दोनों को लाभ होता है, और यहाँ पर परजीविता होती है जो उसमें एक को यहाँ पर लाभ और दूसरे को यहाँ पर हानि होता है, ये भिन्न होती है इसमें। ठीक है, दोनों बातें आपको यहाँ से याद रखनी है, पहले जो बताई बात और सेकंड बात यहाँ पर नोट करके आप पॉइंट लिख सकते हो। इसका आंसर 10वें का ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 11 है, विषुवत रेखा के निकट पाया जाता है वार्षिक वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है, इसकी मृदा कृषि के लिए अनुपयुक्त होती है, ये किस प्रकार का वन का सर्वोत्तम वर्णन कर रहा है? आंसर हो जाएगा 11वें का से, ये कर रहा है ए उष्णकटिबंधीय वर्षा वन की बात कर रहा है। ठीक है, तो आंसर क्या होगा? ए यहाँ से इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन जैव विविधता इन सीटू संरक्षण का उदाहरण नहीं है? इन सीटू का उदाहरण यहाँ पर में से कौन सा नहीं है? 12वें का आंसर हो जाएगा बी वनस्पति उद्यान। ठीक है, इन सीटू प्रणाली के जो उनके प्राकृतिक आवास में से यहाँ पर संरक्षित करता है। उदाहरण में शामिल जैसे बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है, और यहाँ पे आपका राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण्य है ना, ये सब यहाँ पे इसमें हो सकते हैं, लेकिन यहाँ से जो वन्यजीव उद्यान है यहाँ पे इसमें वनस्पति उद्यान नहीं होगा, ये वाला बी। राइट, जो हमारा हालांकि यहाँ पर अनुसंधान और संकटग्रस्त जो प्रजातियाँ उसके संवर्धन के लिए महत्वपूर्ण ये एक सेतु है। ठीक है, वनस्पति उद्यान हमारा इन सीटू नहीं है, एक सेतु है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 है, भारत किस वर्ष रामसर अभिसमय का हस्ताक्षरकर्ता बना था? आंसर हो जाएगा 13 का यहाँ से सी, ये बना था 1982, 1 फरवरी 1982, 1982। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन 14 नंबर क्वेश्चन यहाँ से, ग्लोबल मैंग्रोव अलायंस के संबंध में आपको विचार करना है। ये एक अंतर्राष्ट्रीय सहयोग है जिसकी शुरुआत वर्ष 2018 में वर्ल्ड ओशन समिट से की गई थी। पहली बात क्या होगी? पहली बात यहाँ से इसकी जो है ये करेक्ट हो जाएगी, है ना। दूसरी बात है, ये गठबंधन विभिन्न हितधारकों के साथ साझेदारी के माध्यम से मैंग्रोव परिस्थिति के तंत्र को संरक्षण और पुनर्स्थापन के लिए काम करेगा। सेकंड बात क्या है? सेकंड बात भी करेक्ट हो जाएगी। तीसरी बात है, ये केवल मैंग्रोव जैव विविधता से संबंधित वैज्ञानिक अनुसंधान को बढ़ावा देने पर केंद्रित होगा। सेकेंड बात यहाँ से तीसरी बात यहाँ से गलत होगी, क्योंकि इसके गठन के बाद यहाँ पर इसने वित्त पोषण को जुटाने और वैज्ञानिक अनुसंधान को बढ़ावा देना और जो तटीय हमारे प्रबंधन है उसके शासन को लागू करने का शिक्षा समर्थन देना, ठीक है, आपदा जोखिम न्यूनीकरण को सुदृढ़ करना और जलवायु शासन को समन को अनुकूलन बनाना, है ना, और अपनी क्षमता को यहाँ पर सशक्त करना, ठीक है, बड़े पैमाने पर मैंग्रोव संरक्षण को पुनर्स्थापन करना, यहाँ पर तेजी से दिखाना। तो ये सब चीज़ यहाँ पर इसमें केंद्रित होगी, सिर्फ मैंग्रोव विविधता के लिए यहाँ पर नहीं, तो गलत हो जाएगा। ओनली 1 2 करेक्ट है। आंसर सही पूछा तो 14 का ए यहाँ से स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित राज्यों को उनके भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार उनके वन वृक्ष आवरण में वृद्धि के आधार पर घटते क्रम में बताना है। ठीक है, देखते हैं इसको। पहला हमारा हो जाएगा यहाँ से छत्तीसगढ़। ठीक है, छत्तीसगढ़ हमारा यहाँ से हो जाएगा ये। उसके बाद जो हमारा रिपोर्ट है उसके अनुसार जो हमारा भारत का कुल वन क्षेत्र है पहले देख लेते हैं, 827, ठीक है, और 356, है ना, 8,27,356 वर्ग किलोमीटर, जो देश का भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग 25.17% है। ठीक है, याद रखना है। इसमें वन आवरण हमारा 7,15,342 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, और वृक्ष आवरण है हमारा यहाँ से 1,12,014, राइट, मतलब 3.1441 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर। तो यहाँ से जो हमारा पहला हो जाएगा इसमें, इसका जो आंसर होगा छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान। छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश और उड़ीसा, राजस्थान, 1 2 3 4 यहाँ से इसका स्टेटमेंट ए वाला सही होगा ये। ठीक है, याद रखना है। आंसर यहाँ से ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 15 हो गया। 16 नंबर देखते हैं, जिला खनिज फाउंडेशन के संबंध में विचार करना है। डीएमएफ मतलब हमारा जो डिस्ट्रिक्ट हमारा जो मिनरल फाउंडेशन होता है उसके बारे में। ये एक गैर लाभकारी संस्था है जिसे खान और खनिज विकास विनिमय के संशोधन अधिनियम 2015 के तहत स्थापित किया गया था। पहली बात क्या होगी? पहली बात 16 के यहाँ से करेक्ट है। दूसरी बात,
ये खनन से प्रभावित व्यक्तियों के हितों की रक्षा करता है, सेकंड बात भी सही है। ये राज्य सरकारों को खनिज अन्वेषण के लिए यहाँ पर लाइसेंस जारी करने का अधिकार देता है। तीसरी बात हमारे यहाँ से गलत है, क्योंकि यहाँ पर यह अधिनियम अन्य प्रावधानों के अंतर्गत सरकार द्वारा किया जाता है। जो लाइसेंस देने का अधिकार होता है यहाँ पर नहीं करता है, तो गलत हो जाएगा। ओनली 1 2 करेक्ट है, सही उत्तर चुनना है तो ए यहाँ से 16 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, सूची 1 और सूची 2 को मैच करना है। सूची 1 सूची 2, ठीक है। अधिनियम और वर्ष यहाँ पर दे रखे हैं, इसको देखते हैं क्या होगा। देखो पहला वैव अधिनियम 1981, ठीक है। क्या होगा, वैव अधिनियम जो हो जाएगा यहाँ से 1981 में हो जाएगा। सीपीसीबी जो कि यहाँ पर एक वैधानिक संस्था है, इसकी स्थापना सितंबर 1974 में की गई थी। यह बोर्ड हमारा वायु प्रदूषण निवारक नियंत्रण उसके यहाँ पर अंतर्गत काम करेगा, ठीक है। पहली बात से होगी। जैव विविधता अधिनियम 2002, ठीक है। सेकंड बात क्या होगी, सेकंड बात भी हमारे यहाँ से मैच कर रही है, सही है। पर्यावरण अधिनियम 1986 ये भी मैच कर रहा है, और जल अधिनियम 1974 ये भी मैच कर रहा है। सभी बातें एक दूसरे से यहाँ पर मैच कर रही हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर यहाँ से इसका हो जाएगा ए का ए, बी का 2, सी का 3 और डी का 4, चार यहाँ से मैच कर रहे हैं, ठीक है। आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 नंबर, संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून जो यहाँ पर सम्मेलन है उसके बारे में विचार करना है। प्रादेशिक समुद्र किसी देश की समुद्री तटरेखा से 12 समुद्री मील तक फैला हुआ है। पहला क्या होगा, पहला स्टेटमेंट यहाँ से इसका करेक्ट है। दूसरा, किसी देश को अपने प्रादेशिक समुद्र पर पूर्ण संप्रभुता प्राप्त होती है। सेकंड बात क्या होगी, सेकंड बात भी हमारे यहाँ से करेक्ट हो जाएगी। तीसरी बात, देश के हमारे जो विशेष आर्थिक जोन होते हैं, स्पेशल हमारे जो इकोनॉमिक जोन होते हैं, इसके अंतर्गत समुद्र की जो सतह है उसके नीचे संसाधनों के अन्वेषण का उपयोग का जो विशेष अधिकार रखता है, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा, तीसरी बात भी हमारे यहाँ से इसकी करेक्ट हो जाएगी। तीनों बातें हमारे समुद्री राष्ट्रीय जो हमारे कानून उसके बारे में एकदम करेक्ट है। आंसर डी 18 का करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 19, जैव विविधता पर कन्वेंशन सीबीडी है ना, जो हमारा होता है सीबीडी मतलब कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी जो है उसके बारे में 16वें पक्षकार सम्मेलन का COP 16 का आयोजन कहाँ हुआ था। इंपॉर्टेंट है। करेक्ट आंसर हुआ था 19 का ए, कैली, ठीक है। कैली यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर, कैली कहाँ पर, कोलंबिया में, ठीक है। ये सम्मेलन का एक प्रमुख परिणाम कैली फंड का कार्यान्वयन रहा था, जिसका उद्देश्य था कि आनुवांशिक संसाधन जो से उसमें डिजिटल अनुक्रमण करना और सूचना जो हमारी उपयोग थे उसको होने वाले जो लाभ हैं उसको यहाँ पर साझा करना। और कैली फंड में कम से कम 50% हिस्सा स्वदेशी लोगों का स्थानीय समुदाय से यहाँ पर देखा गया था, जिसमें विशेषकर महिलाएं, युवा और यहाँ पर पहचाने की जो आवश्यकता है उस पर केंद्रित था, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है, 19 का याद रखनी है, राइट। और ये सम्मेलन जो था पक्षकारों ने एक स्थायी सहायक निकाय की स्थापना पर व्यक्ति की सहमति जो थी और जैव विविधता को संरक्षण देने के लिए पर एक नया कदम बनाया था, ठीक है। भारत ने इस अवसर पर अपनी जो अद्यतन राष्ट्रीय जैव विविधता हमारी रणनीति है उसको यहाँ पर प्रस्तुत किया था। कुनमिंग मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो था उसको लेकर के यहाँ पर उसके अनुरूप बताया था, ठीक है। तो यहाँ पर बातें सब याद रखनी है। आंसर हमारा से कैली यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है 20 नंबर, इसका डी होगा, मतलब तीनों बातें यहाँ से सही है। देखो जो गन्ना हमारा है, गन्ने के संबंध में पूछेगी कौन सा आंसर सही होगा, ठीक है। गन्ना हमारा सामान्यतः 10 से 12 महीनों की जो पककर यहाँ पर तैयार हो जाता है, पहली बात, राइट। और यहाँ पर इसकी जो फसल होती है 21 से 27 डिग्री टेम्परेचर को लेकर के यहाँ पर होगी। वर्षा लगभग 75 से 100 सेंटीमीटर होगी, राइट, ठीक है। और यहाँ से जो उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य भी है, उसके बाद महाराष्ट्र, कर्नाटक का स्थान आता है, ठीक है। 2023-24 में उत्तर प्रदेश ने लगभग 205 मिलियन मीट्रिक टन गन्ने का उत्पादन किया था। तो सभी बातें यहाँ से इसकी एकदम करेक्ट है, डी। क्वेश्चन नंबर 21 है यहाँ पर पादप प्लवक के संबंध में विचार करना है। पादप प्लवक ऐसे पौधे होते हैं जो हमारे लवणीय और यहाँ पर स्वच्छ दोनों प्रकार के जल में जीवित रह सकते हैं। पहली बात क्या होगी, पहली बात एकदम करेक्ट है। दूसरा, वे अधिकांशतः एक कोशिकीय जीव होते हैं। सेकंड बात भी यहाँ से करेक्ट है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर वे अधिकांशतः क्या होते हैं, एक कोशिकीय जीव होते हैं। हालांकि कुछ समूह में मार्कोली का निर्माण भी करते हैं। ये जलीय खाद्य श्रृंखला और वैश्विक हमारा जो कार्बन चक्र है उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। दोनों बातें करेक्ट है। 21 का आंसर जो पादप प्लवक है उसके बारे में सी करेक्ट है। 22 है हाथियों की अवैध हत्या की निगरानी माइक कार्यक्रम जो था उसके बारे में किस संगठन की पहल है। ये करेक्ट आंसर हो जाएगा 22 का सी, सिटीज के पहले है, ठीक है। हाथियों को जो अवैध हत्या की जो निगरानी है माइक जो हमारा कार्यक्रम है उसका अंतर्राष्ट्रीय पहल है, जिसे वन्यजीव संरक्षण वनस्पति की लुप्तप्राय प्रजाति अंतर्राष्ट्रीय व्यापार हमारा जो कन्वेंशन है ना, सिटीज, उसके द्वारा आरंभ किया गया था। इसे वर्ष 1997 में 10वें पक्षकार के रूप में सम्मेलन शामिल किया गया था, ठीक है, COP 10 के तहत प्रस्ताव में, राइट। यहाँ से आंसर क्या होगा, आंसर हमारा हो जाएगा 22 का सी, यहाँ से करेक्ट आंसर है। इसका उद्देश्य था कि यहाँ पर हाथी तो अवैध शिकार करना और उनकी जो प्रवृत्ति है उसको नजर रखना, ठीक है, और वन्यजीव हमारे जो कानून प्रवर्तन है उसकी क्षमता को मजबूत करने में राज्यों की सहायता करना, राइट।
वर्तमान में हमारे जो माइक कार्यक्रम है अंतर्गत एशिया में 28 यहाँ पर स्थल जो हैं ये सब नामित किए गए और 13 देशों में यहाँ पर फैले हुए हैं। भारत ऐसे 10 स्थल हैं कहाँ पर, इंडिया में, है ना। इंडिया में कितने, 10 स्थल यहाँ पर देखे गए हैं। तो ये सब बातें आपको याद रखनी। 22 का सी करेक्ट है। 23 नंबर 23 है, निम्नलिखित पर यहाँ पर विचार करना है कि कौन सा यहाँ पर सही सम्मिलित नहीं है। यहाँ पर जो गलत है, सही सम्मिलित नहीं है मतलब क्या होता है, उसका गलत है इसमें से, ठीक है। देखो यहाँ पर इतना बड़ा लिखते हैं लोग, सही सम्मिलित नहीं है कि आप लोग घूम जाओ पढ़ के, सिंपल सा नहीं लिखते हैं कि यहाँ पर गलत है ना। पेपर में आपको यही लिखा मिलेगा। तो क्या है, आपको ध्यान रखना है, सही सम्मिलित का मतलब क्या, सीधे से गलत ऊपर बना लो ऐसे करके, कौन सा पूछे गलत है। तो गलत स्टेटमेंट हमारा जो हो जाएगा यहाँ से भारतीय प्राणी सर्वेक्षण 1990, ठीक है, यहाँ से गलत स्टेटमेंट होगा, राइट। क्योंकि हमारा भारतीय प्राणी जो संरक्षण है ZSI, ठीक है, जियोलॉजिकल हमारा जो सर्वे ऑफ इंडिया है, ये हो जाएगा इसका 1916, ठीक है। क्या हो जाएगा, 1916 में हुई थी और इसके संरक्षण में अध्ययन के लिए यहाँ पर इसको उत्तरदायी था। ये देश के प्राणी विविधता का विस्तृत रिकॉर्ड रखता है। 1990 नहीं होगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, बाकी सब यहाँ पर सही है, बाकी तीनों सही हैं। आगे क्वेश्चन है 24, निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम राष्ट्रीय हरित अधिकरण NGT के अधिकार क्षेत्र से बाहर है इसमें, ठीक है। ये क्वेश्चन NGT पर एक बार यूपी PCS ने क्वेश्चन पूछा था। कब पूछा था, ये पूछा था 2021 में शायद पूछा था ये क्वेश्चन, है ना। क्या पूछा था उसमें, उसने पूछा था NGT का जो स्थापना थी कब हुई थी, 2010 में हुई थी। क्यों पूछा था ये, क्योंकि इसका 10 साल पूरा हो चुका था, है ना। इसका 10 साल पूरा हो चुका था 2020 में, तो इस वजह से क्वेश्चन पूछा था इसने, राइट। अब क्या है, यहाँ से 2010 में इसकी स्थापना हुई थी, इसका कितना साल पूरा हो गया, 15 साल पूरा हो गया, है ना। 15 साल पूरा हो गया। तो इंपॉर्टेंट है कि क्वेश्चन NGT से इस बार 100% पूछा जाना है, ठीक है। वो भाई 1% बात अलग है कि नहीं पूछे, है ना, लेकिन यहाँ पे 100% चांसेस है कि पूछने का, राइट। तो यहाँ से NGT के बारे में एक एक बात है, आपको एक एक बार डीप में जाके अच्छे से पढ़ जाना है कि एक जो क्वेश्चन हमको पता है कम से कम आने वाला है, वो क्वेश्चन तो गलत नहीं होना चाहिए। और वो क्वेश्चन उस टाइम पे यहाँ पर मैंने फ्रेम भी किया हुआ था कि यहाँ पर क्वेश्चन आने की उम्मीद है NGT की, ठीक है, बताया भी था मैंने, और क्वेश्चन देखने को मिला था वो। जैसे कि लास्ट टाइम अभी UPSC ने पूछा था 1935, हाँ 1935 को लेकर के क्वेश्चन पूछा था, है ना, 1935 का अध्ययन को लेकर के। तो मैंने फ्रेम किया था उसको कि 2025 में पेपर हो रहा है इसका, मतलब 2025 में इसका होने वाला था, कितना साल होने वाला था, 90 साल होने वाला था, ठीक है। तो मैंने उसको फ्रेम किया था कि क्वेश्चन ऐसे पूछे जाने की उम्मीद है, और वो क्वेश्चन वहाँ से पूछा गया था। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं यहाँ पर थोड़ा सा जो प्रेडिक्ट करेंगे कि यहाँ पर क्या क्या सन में कब कब पूछा जा रहा है, ये किसका 100 वर्ष पूरा हो रहा है, किसी का 90 वर्ष, है ना, किसी का 10 वर्ष, तो ऐसे इंपॉर्टेंट बन जाता है वो, राइट। आते हैं अपने क्वेश्चन में। 24 में हमने देखा कि यहाँ पर 2010 में जो हरित अधिनियम है अधिकरण, उसके तहत यहाँ पर इसका गठन किया गया था, ठीक है। तो यहाँ से जो आंसर हो जाएगा इसका वन्य जीव संरक्षण अधिनियम होगा, ये इसके अधिकार क्षेत्र से बाहर रखा गया, ठीक है। ये बात क्या है, आप इसको लिख के चिपका लो, क्योंकि मैंने भी अपना यहाँ पे जो बनाया था नोट्स, ऐसे करके पूरा नोट्स बना के एक कहाँ पर हमारा जल प्रदूषण नियंत्रण था, कहाँ पर था, पूरा एक एक ऐसे करके फिगर बना के पूरा चिपकाया था। तो यहाँ से एक क्वेश्चन UPSC ने भी पूछा था इस पर, ठीक है। तो आंसर हमारा हो जाएगा 24 का डी, यहाँ से गलत है, वन्य संरक्षण अधिनियम इसमें नहीं आएगा, राइट। कौन कौन सा आएगा आप यहाँ पे लिख सकते हो, अगर नहीं लिख सकते हो तो यहाँ पे 24 का जो रहेगा ये मैं आपको टेलीग्राम पे जो लिख करके या टेलीग्राम पे इसका स्क्रीनशॉट का टाइपिंग करके प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। तो इसको यहाँ पे से कवर कर लोगे, ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज़ है। आगे देखते हैं क्वेश्चन 25 है, समुद्री मत्स्य की यहाँ पर जनगणना के बारे में विचार करना है, कौन सा सही होगा। ये जनगणना हर 10 वर्ष में आयोजित की जाती है। पहली बात क्या होगी, 25 के यहाँ से पहली बात है, ये पहली बात यहाँ से गलत होगी, क्योंकि यहाँ पर ये जनगणना हर 10 वर्ष में नहीं की जाती है, ये वर्ष 2005 से जो हर साल 5 वर्ष में आयोजित की जाती है, तो ये गलत हो जाएगा। ये समुद्री मत्स्य की जनगणना 2015 में आयोजित की गई थी पहली बार, है ना, तो यहाँ से गलत हो जाएगा, क्योंकि 2016 में की गई थी। दोनों बातें गलत हैं। 25 का आंसर सही पूछा है तो डी, कोई सही नहीं। 26 नंबर है, मीथेन के संबंध में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करना है। मीथेन एक अल्पकालिक ग्रीन हाउस गैस है, ठीक है। पहली बात क्या होगी, पहली बात यहाँ से करेक्ट है, ठीक है, अल्पकालिक है यहाँ पर, जिसका जीवन काल लगभग 12 वर्ष होता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड से बहुत कम है, ठीक है। ये वैश्विक तापमान लगभग 30% वृद्धि के लिए जिम्मेदार होती है। सेकंड बात यहाँ से करेक्ट है। आंसर क्या होगा, दोनों बातें सही है। 26 का आंसर सी सही है। 27 निम्नलिखित पर विचार करना है कि कौन सा स्टेटमेंट यहाँ से गलत है। गलत स्टेटमेंट हमारा 27 का आंसर हो जाएगा ये विश्व मौसम विज्ञान संगठन लंदन में, ठीक है, विश्व मौसम विज्ञान संगठन WMO जो हमारा है, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल जो हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन होता है, ये संयुक्त राष्ट्र प्रणाली की एक पृथ्वी के वायुमंडल के जो उसके भूमि महासागर है उसके साथ पारंपरिक यहाँ पर जो प्रक्रिया का प्रभाव होता है उससे उत्पन्न होने वाला जो मौसम, जलवायु और जल संसाधन उसका अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत यहाँ पर एक देखने की संस्था है, ठीक है। ये विश्व मौसम विज्ञान संगठन जो हमारा, इसकी स्थापना वर्ष
1950 में, 1950 में की गई थी, जिसका मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में, ना कि लंदन में। ठीक, गलत हो जाएगा। बाकी तीनों स्टेटमेंट इसके करेक्ट हैं। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखते हैं 28 नंबर। ओरिएंटल पॉइंट जो हॉर्नबिल है उसके बारे में बताने कौन सा यहाँ पर सही होगा। इसी IUCN की रेड लिस्ट में सुभेद श्रेणी में रखा गया है ना, सुभेद या बोल सकते हैं उसको वल्नरेबल में। तो पहली बात क्या होगी, 28 का जो पहली बात यहाँ से हो जाएगी ये गलत है, क्योंकि यहाँ पर IUCN को कम चिंतनीय मतलब लीस्ट कंसर्न में यहाँ पर रखा गया है, तो ये गलत हो जाएगा। दूसरा, इनके आहार में सरीसृप और पक्षी जैसे छोटे जंतु शामिल होते हैं। सेकंड बात क्या होगी, सेकंड बात हमारे यहाँ से इसकी करेक्ट है। तीसरी बात, ये वृक्षों के खोखले पर घोंसला बनाते हैं और यहाँ पर मर्दा रेशों में यहाँ पर उनका द्वार बंद कर देते हैं। तीसरी बात भी करेक्ट है। ठीक है, आंसर क्या होगा, सही पूछा है तो 2 और 3 बी यहाँ से 28 का करेक्ट आंसर है। 29, निम्नलिखित में से कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है, इंपॉर्टेंट बात है। 29 का आंसर हो जाएगा सी, नाइट्रोजन ऑक्साइड। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राइट, नाइट्रोजन ऑक्साइड जिसको बोलते हैं NO। राइट, ये क्या है, ये ग्रीन हाउस गैस नहीं है, जबकि यहाँ पर एक नाइट्रस ऑक्साइड जो N2O है ये यहाँ पर ग्रीन हाउस गैस होगी। N2O और NO में याद रखना है। ठीक है, बहुत लोग NO मार जाएंगे, क्योंकि अगर ऐसे नाम दे देगा, NO दे देगा मिथ और CH4 दे देगा, O3 दे देगा, HFC दे देगा, तो लोग सोचेंगे कि में से कोई है ही नहीं, है ना। तो NO को N2O NO में डाउट नहीं होना है। 29 का आंसर सी करेक्ट है। 30 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा महासागरीय अम्लीकरण का कारण नहीं है इनमें से। करेक्ट आंसर हो जाएगा 30 का सी, महासागर तेल रिसाव। इसका यहाँ पर महासागरीय अम्लीकरण का कारण नहीं होता है। ठीक है, तेल रिसाव समुद्र को प्रदूषित करता है, लेकिन यह महासागर में अम्लता का कोई महत्वपूर्ण योगदान नहीं रहता है। ठीक है, क्वेश्चन 31 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन परमाफ्रॉस्ट के संबंध में गलत है। परमाफ्रॉस्ट के बारे में कौन सी बातें गलत है, तो देखो यहाँ से जो गलत स्टेटमेंट हमारे हो जाएगा परमाफ्रॉस्ट के बारे में, ये परमाफ्रॉस्ट का क्षरण केवल सतही पिघलन में सीमित होता है और ये भूमिगत अवसंरचना को प्रभावित नहीं करता है। तो ये बात हमारे यहाँ से इसकी गलत होगी, है ना, क्योंकि यहाँ पर जब परमाफ्रॉस्ट पिघलता है तो मीथेन और यहाँ पर CO2 जैसे जो ग्रीन हाउस गैस है उसको मुक्त करता है, जिससे वैश्विक तापमान में वृद्धि होती है। परमाफ्रॉस्ट का पिघलना केवल सतह तक सीमित नहीं होता है, बल्कि उसके भूमिगत जो संरचना होती है, सड़कों में पाइपलाइन को भी नुकसान पहुंचाता है और यह भूस्खलन का कारण बन सकता है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर जो जमी हुई यहाँ पर भूमि है और औद्योगिक स्थल है और भवन है, उसकी स्थिरता में भी खतरे में पड़ सकती है, जिससे यहाँ पर दबे हुए जो विषैले पदार्थ हैं वो वातावरण में मुक्त हो सकते हैं। तो यहाँ से आंसर इसका ये गलत हो जाएगा। बाकी इसके बारे में 2 बातें बताई, आप लिख सकते हो तीनों बातें इसको देख करके। ठीक है, क्वेश्चन 32 है, निम्नलिखित यहाँ पर जीवों पर विचार करना है। देखते हैं, शैवाल, जीवाणु, जेलीफिश और यहाँ पर आपका शार्क दे रखा है। इनमें से कौन सा जीव जो है जीव संदीप्त है ना, कौन सा जीव संदीप्त है। करेक्ट आंसर हो जाएगा 32 का यहाँ से ये एक तो शैवाल हो जाएंगे, है ना। देखो हमारे जो जीव संदीप्त हैं क्या होता है, तो इनको देख लेते हैं पहले से। जो हमारे बायोलुमिनेंस होते हैं, अर्थात यहाँ पर जीव संदीप्ति उत्सर्जक जीवों द्वारा जो रासायनिक अभिक्रिया होती है उसके माध्यम से प्रकाश का प्राकृतिक उत्सर्जन करते हैं। ठीक है, ये होते हैं। तो शैवाल हो जाएंगे हमारे। शैवाल हमारा क्या होता है, हमारे जो डाइनोफ्लैजेलेट्स जो होते हैं उसके कुछ प्रकार का शैवाल जीव जो संदीप्त है वो प्रदर्शित करते हैं, ये विशेष रूप से सागर वातावरण में। जेलीफिश क्या होगा, जेलीफिश भी हमारे कई जेलीफिश यहाँ पर प्रजातियां जो शिकार करने को आकर्षित करती हैं, है ना, उनको रोकने के लिए प्रकाश उत्पन्न कर देती हैं, है ना। जीवाणु क्या होता है, जीवाणु भी यहाँ पर कई समुद्री जीवाणु में विशेषकर वे अपने अन्य जीवों के साथ रहकर यहाँ पर जो जीव संदीप्त है उसको उत्सर्जन कर देते हैं, उसको निकालते हैं। ठीक है, और सार्क भी यहाँ से इसका हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ये जो लैटिन जो सार्क होती है इसमें यहाँ पर ये गुण पाया जाता है। चारों आंसर हमारे इसका करेक्ट है। आंसर क्या होगा, 32 का डी यहाँ से करेक्ट आंसर है। 33, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प कीटोन प्रजाति का सबसे अच्छी तरह से परिभाषित करता है। जो कीटोन प्रजाति होती है, देखो कीटोन प्रजातियां वे जीव होते हैं जो किसी परिस्थिति तंत्र की संरचना, संतुलन और स्वास्थ्य तीनों मिला के हमारा कीटोन प्रजाति होगी, उनको बनाए रखता है, अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसको यहाँ पर कीटोन प्रजाति कहते हैं। ठीक है, हालांकि इनकी संख्या अपेक्षाकृत कम हो सकती है, लेकिन यहाँ पर इनका पारिस्थितिक तंत्र में प्रभाव अत्यधिक होता है। राइट, सेकंड बात हो गई। तीसरी बात, ये कीटोन प्रजाति को पारिस्थितिक तंत्र पे हटा दिया जाए तो ये खाद्य श्रृंखला को टूटने या प्रजातियों को अत्यधिक बढ़ने से यहाँ पर बड़े बदलाव ला सकती हैं। ये सब पॉइंट आपको याद रखना है ऐसे। ठीक है, तो उदाहरण के लिए यहाँ पर बाघ जो है वनों में शाकाहारी वन जो हमारे जीव हैं उनकी संख्या को नियंत्रित करते हैं, जैसे अत्यधिक यहाँ पर चराई रोकी जा सकती है। ठीक है, तो आंसर क्या होगा, आंसर हमारा 32 का बी यहाँ से 33 का जो बी स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट होगा। एक प्रजाति जिसकी अनुपस्थिति पर्यावरण तंत्र में भाग यहाँ पर बदलाव ला सकती है ना। ये
बाकी जो पॉइंट मैंने बताया आपको पॉइंट लिख लेना केस्टोन प्रजाति के बारे में। क्वेश्चन नंबर 34, जैव विविधता हॉटस्पॉट के संबंध में आपको कौन सा कथन सही है। देखो पहली बात यहाँ पे बोला है, इसमें ये बोला है ये ऐसे क्षेत्र होते हैं जहां प्रजातियों की अधिकता और स्थानिकता पाई जाती है। पहली बात क्या होगी, पहली बात करेक्ट है। भारत में 4 जैव विविधता हॉटस्पॉट है। सेकंड बात क्या होगी, सेकंड बात हमारे यहाँ से ये भी करेक्ट है। ठीक है, कौन कौन से, पश्चिमी घाट, हिमालय, इंडो वर्मा और सुंडरलैंड, है ना, ये सेकंड सही हो गई। पश्चिमी घाट और इंडो गंगा के मैदान जैव विविधता हॉटस्पॉट हैं, ये हमारा गलत है ना, क्योंकि यहाँ पर जो तीसरी बात है यहाँ से ये गलत हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर पश्चिमी घाट तो है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो बोल रहा है कि इंडो गंगा नहीं है, इंडो बर्मा होती है ना, ये गलत हो जाएगा। ओनली 1 2 करेक्ट है। आंसर क्या होगा 34 का, बी यहाँ से करेक्ट आंसर है। 35, निम्नलिखित में से कौन से जीव पारिस्थितिकी तंत्र में उत्पादक होते हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा 35 का यहाँ से, ये होते हैं सी स्टेटमेंट। इसमें से एक तो पहला शैवाल, घास और जीवाणु। कवक यहाँ पे इसमें नहीं होंगे। कवक क्या है, जीव पारिस्थितिकी तंत्र में उत्पादक नहीं होते हैं। ठीक है, तो आंसर होगा 35 का सी यहाँ से करेक्ट हो गया। ठीक है, आगे देखते क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक रूप से कार्बन पृथक्करण में योगदान देता है। कार्बन पृथक्करण में योगदान में से कौन देता है ना। एक तो जाएगा मैंग्रोव, राइट। मैंग्रोव हमारा क्या होता है, ये जो अपने जैव द्रव्य है उससे मृदा में बड़ी मात्रा में कार्बन संग्रहित करता है। सेकंड, समुद्री शैवाल क्या करता है, ये प्रकाश संश्लेषण के दौरान CO2 शोषित करता है और समुद्र में गहरे होते हैं यहाँ पर डूबकर कार्बन को लंबे समय तक संग्रहित कर सकता है। पीटलैंड में भी क्या, ये संचित कार्बन जो होता है विशाल मात्रा में कार्बन को संग्रहित कर सकता है। और मृदा, ये भी यहाँ पर पशुओं और शेषों से बना जो जैविक हमारा कार्बन है उसको संग्रहित करते हैं। चारों बातें यहाँ से करेक्ट हैं। 36 का आंसर डी यहाँ से हो जाएगा। 37, पारिस्थितिक अनुक्रम के संबंध में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करना है। ये एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा पारिस्थितिक तंत्र समय के साथ साथ परिवर्तित और विकसित होता रहता है। पहली बात क्या है, पहली बात यहाँ से इसकी करेक्ट है। दूसरी बात, प्राथमिक अनुक्रम उन क्षेत्रों से होता है जहां पहले कोई जीवन नहीं था। सेकंड बात क्या होगी, सेकंड बात यहाँ से इसकी करेक्ट है भी। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल में लिख सकते हो कि ज्वालामुखी के विस्फोट के बाद भूमि या ग्लेशियर पिघलने के बाद यहाँ पर कोई भूमि या फिर कुछ यहाँ पर नहीं होता है। तीसरी बात है, द्वितीय जो हमारे सेकंड अनुक्रम है उसके क्षेत्र में होता है जहाँ पहले जीवन था लेकिन अब यहाँ पर कारणवश बाधित हो गया है। तीसरी बात क्या होगी, तीसरी बात भी हमारी करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर द्वितीय अनुक्रम है उन क्षेत्रों में होता है जहाँ पर पहले पारिस्थितिक तंत्र मौजूद था लेकिन वह किसी प्राकृतिक आपदा से यहाँ पर क्या हो गया, जिसे मानवीय है ना, मानवीय आपदा या फिर प्राकृतिक आपदा से यहाँ पर वो हट गया या नष्ट हो गया है। तो तीनों बातें हमारी करेक्ट हो जाएंगी पारिस्थितिक अनुक्रम के बारे में। तो आंसर क्या होगा 37 का आंसर यहाँ से तीनों बात करेक्ट है, तो डी यहाँ से करेक्ट आंसर है। 38, ग्रीन वॉशिंग के संबंध में आपको विचार करना है। ये क्षतिग्रस्त भूमि को देशज, पौधे और प्रजातियों की पुनर्स्थापन की प्रक्रिया को दर्शाता है। पहली बात क्या होगी, पहली बात यहाँ से इसकी गलत हो जाएगी, क्योंकि यहाँ से जो पहली बात हमारी इसलिए गलत है क्योंकि यहाँ पर जो ग्रीन वॉशिंग शब्द का पहली बार शब्द यहाँ पर 1986 में अमेरिकी जो हमारे पर्यावरणविद थे वेस्टरवेल्ड, उन्होंने यहाँ पर प्रयोग किया था। ये उस भ्रामक प्रथा को दर्शाता है जिसमें कंपनियां, सरकारें अपनी पर्यावरणीय पहलों को बढ़ा चढ़ाकर पेश करती हैं और झूठे दावे पेश करती हैं ताकि वह पर्यावरण अनुकूल के यहाँ पर प्रतीत हो सके। ठीक है, ये पुनर्स्थापन को लेकर देशज प्रजातियों दर्शाता है तो बात गलत हो जाएगी, है ना। अगला, ये कंपनी के द्वारा पर्यावरण अनुकूल को दिखाने के लिए पर अपने आएगी भ्रामक रणनीति होती है, ये मैंने आपको बताया है ना, ये बात सही है, राइट। इसका उद्देश्य होता है कि सतत हमारे उत्पाद हैं उसकी बढ़ती मांग से लाभ अर्जित करना और वास्तव में पर्यावरण संरक्षण में योगदान देना। ठीक है, ये भी। और एक पॉइंट और लिख सकते हो, ये हमारे जो फॉक्सवैगन है इसका उत्सर्जन घोटाला, कंपनी जिससे यहाँ पर अपने ग्रीन डीजल वाहन है उसके परीक्षण को धोखा दिया है ना, उसको लेकर के यहाँ पर एक प्रसिद्ध उदाहरण बता सकते हो, राइट। यहाँ पर जो पहले वाला बोला था प्रजातियों को लेकर पौधों की, जो ये गलत हो जाएगा, है ना। तो आंसर हमारा ओनली 2 करेक्ट है। 38 का आंसर बी यहाँ से सही होगा। 39, निम्नलिखित में से कौन से प्रदूषक अम्लीय वर्षा के गठन में योगदान करते हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा 39 का, एक तो पहला सल्फर डाइऑक्साइड और यहाँ पर तीसरा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड इसमें नहीं करता है। तो 1 3 क्या होगा इसका करेक्ट आंसर देगा। क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित घटनाओं को सही कालक्रम को यहाँ पर प्रारंभ से अंतिम की तक यहाँ पर बताना है। ठीक है, तो वहाँ से देखते हैं इसको 40 को। पहला क्या होगा, पहला हमारा हो जाएगा मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। ठीक है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जिसे 16 सितंबर 1987 को यहाँ पर
ये अप्लाई किया था, ठीक है। उसके बाद हमारा क्या होगा, उसके बाद हमारा हो जाएगा तीसरा नंबर बेसल कन्वेंशन। बेसल कन्वेंशन जो हमारा हो जाएगा ये हो जाएगा 22 मार्च 1989, 22 मार्च 1989, ठीक है। उसके बाद क्या था, बेसल के बाद आपको हो जाएगा यहाँ से क्योटो प्रोटोकॉल, है ना। क्योटो प्रोटोकॉल आपको हो जाएगा हाँ, क्योटो प्रोटोकॉल आपको हो जाएगा यहाँ से 11 दिसंबर 1997, 11 दिसंबर, ठीक है, याद रखना है। और उसके बाद आएगा स्टॉकहोम कन्वेंशन। स्टॉकहोम कन्वेंशन आपका जो होगा ये हो जाएगा स्टॉकहोम कन्वेंशन 22 मई 2001, है ना, 22 मई 2001। तो इसके हिसाब से मैच करेंगे तो आंसर हमारा हो जाएगा 40 का यहाँ से ए स्टेटमेंट करेक्ट है। 41, निम्नलिखित में से किनसे माइक्रो प्लास्टिक यहाँ पर बनाता है। आंसर हमारा हो जाएगा एकदम इजी सा आंसर है, ठीक है। सभी सौंदर्य प्रसाधनों के प्लास्टिक जो पिट्स को लेकर के, सिंथेटिक वस्त्रों को निकले रेसे और प्लास्टिक बोतलों में टूटे हुए टुकड़े, ये सब हमारे क्या है, माइक्रो प्लास्टिक इनको माना जा सकता है। तीनों बातें करेक्ट हैं, डी हमारा क्या होगा इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। माइक्रो प्लास्टिक वे सूक्ष्म प्लास्टिक कण होते हैं जिनका आकार 5 mm या 5 यहाँ पर जो मिलीमीटर उससे छोटा होता है, ठीक है, जो पर्यावरण को प्रदूषित करता है। इन्हें प्राथमिक माइक्रो प्लास्टिक के रूप में भी वर्गीकृत किया जा सकता है, ठीक है, याद रखना है। आंसर यहाँ से हमारा सभी करेक्ट है, डी। 42 देखते हैं। 42 यहाँ से निम्नलिखित जंतुओं का विचार करना है। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, हंगुल, लैंड टेल्ड मकाऊ और यहाँ पर मालाबार सिवेट, इनमें से कितने गंभीर रूप से संकटग्रस्त हैं, ठीक है। गंभीर रूप से संकटग्रस्त इनमें से कौन से हैं, करेक्ट आंसर हो जाएगा 42 का। एक तो पहला ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, दूसरा हंगुल और चौथा मालाबार सिवेट। लैंड टेल मकाऊ यहाँ पर इसमें नहीं होगा, ठीक है। लैंड टेल मकाऊ जो यहाँ पर है ये संकटग्रस्त है, राइट। ये पश्चिमी घाट में पाया जाता है। इसकी जनसंख्या वनों की कटाई के जो आवास में विखंडन का खतरा है, ठीक है। तो यहाँ पर संकटग्रस्त ना कि ये गंभीर रूप से संकटग्रस्त, ये गलत हो जाएगा। 1 to 4 आंसर है, सी यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा 42 का। 43 देखते हैं। भारत में जलवायु परिवर्तन पर जो राष्ट्रीय कार्य योजना है उसके निम्नलिखित में से कौन सा मिशन शामिल था इसमें। करेक्ट आंसर हो जाएगा 43 में जो मिशन शामिल था इसमें ये हो जाएगा एक तो राष्ट्रीय सौर मिशन, ठीक है। सतत पर्यावरण जो हमारा राष्ट्रीय मिशन था ये भी। हिमालय जो हमारी परिस्थिति तंत्र का राष्ट्रीय मिशन था ये भी। और आपके संवर्धित ऊर्जा दक्षता राष्ट्रीय मिशन ये भी। तो चारों हमारे स्टेटमेंट यहाँ से इसके शामिल थे जो हमारे भारतीय जलवायु जो परिवर्तन राष्ट्रीय कार्य योजना है उसमें लेकर के। डी यहाँ से इसका 43 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 44, विस्तारित उत्पादक जो हमारे उत्तरदायित्व हैं EPR शब्द का प्रयोग प्रायः निम्नलिखित में से किस संदर्भ में किया जा सकता है। ये किया जा सकता है प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन के रूप में, ठीक है। सी यहाँ से क्या होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। प्लास्टिक अपशिष्ट जो प्रबंधन हमारा संशोधन अधिनियम है 2022, इसने प्लास्टिक पैकेजिंग के लिए विशिष्ट EPR दिशा निर्देश पेश किए थे। इनमें से यहाँ पर हमारा जो अपशिष्ट संग्रह, ठीक है, पुनर्चक्रण जो हमारा यहाँ पर होता है, कठोर प्लास्टिक पैकेजिंग, इनको पुनः उपयोग के नाम पर नई पैकेजिंग की पुनर्चक्रीकरण जो सामग्री थी उसको शामिल करने के लिए अनिवार्य लक्षण शामिल किए थे, ठीक है, याद रखना है। इंपॉर्टेंट हमारा हो जाएगा 44 का सी स्टेटमेंट। 45, बायोस्फेल्स जो हमारा है उसके बारे में ये शब्द का क्या तात्पर्य है, मतलब जो हमारा बायोस्फेल्स जो शब्द है ये किसको रिफर करता है, मतलब क्या तात्पर्य इससे, ठीक है। ये तात्पर्य से है कि यहाँ पर जो हमारी वर्षा जल है उसके बहाव प्रबंधन और उपचार के लिए डिजाइन की गई हरित अवसंरचना। सी यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा देखो जो बायोस्फेल्स होता है ये एक प्रकार का हरित अवसंरचना होती है जिसका उपयोग वर्षा जल के बहाव को प्रतिबंधित या प्रबंधित करना, ठीक है, और उपचारित करने के लिए यहाँ पर किया जाता है इसको, राइट। वे उथले वनस्पति युक्त यहाँ पर जो चैनल होते हैं जो वर्षा जल को रोकने और निस्संदन करने में अवशोषित कर सकते हैं, जिससे क्या होता है जो हमारा जल की गुणवत्ता होती है उसमें सुधार होता है और बाढ़ के खतरे को नियंत्रित या कम किया जा सकता है। 46, ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम के संबंध में विचार करना है। ये व्यक्तियों और कंपनी दोनों द्वारा पर्यावरण अनुकूलन गतिविधि के माध्यम से ग्रीन क्रेडिट अर्जित करने की अनुमति देता है। पहली बात क्या होगी, पहली बात यहाँ से इसकी करेक्ट हो जाएगी, ठीक है, पहली बात यहाँ से सही है। दूसरा, ग्रीन क्रेडिट का व्यापार घरेलू बाजार में किया जा सकता है, सेकंड बात भी करेक्ट है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ग्रीन क्रेडिट अर्जित करने के लिए पर घरेलू बाजार मंच व्यापार की योग्य बना सकते हैं जहाँ पर एक रजिस्ट्री और ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म की व्यवस्था की गई है। तीसरा, इस प्रोग्राम को भारतीय रिजर्व बैंक RBI द्वारा विनियमित किया जाता है। तीसरी बात क्या होगी, तीसरी बात यहाँ से गलत है क्योंकि यहाँ पर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नियंत्रित नहीं किया जाता है, ये पर्यावरण मंत्रालय उसके दिन यहाँ पर ये काम करता है, ठीक है। पर्यावरण जो मंत्रालय और यहाँ पर भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद है उनके द्वारा संचालित होती है। तो ओनली 1 2 करेक्ट है, आंसर बी 46 का करेक्ट हो जाएगा। 47, ग्रेट ग्रीन वॉल
इनिशिएटिव के रूप में आपको बताना है यहाँ पर किससे संबंधित है। करेक्ट आंसर हो जाएगा 47 का बी। ये अफ्रीका में जो साहिल क्षेत्र होता है मरुस्थलीकरण उससे मुकाबला। ठीक है, ये हमारा जो ग्रेट ग्रीन वॉल है इनिशिएटिव, ये एक प्रमुख अफ्रीकी नेतृत्व वाली परियोजना है जिसका उद्देश्य होता है अफ्रीकी जो हमारे साहिल क्षेत्र होते हैं मरुस्थली और यहाँ पर भूमि क्षरण होते हैं उससे मुकाबला करना। इसका जो लक्ष्य है ये है 2030 तक 100 मिलियन हेक्टेयर बंजर भूमि को पुनः स्थापित करना। ठीक है, और 250 मिलियन टन कार्बन को संग्रहित करना तथा 10 मिलियन हरित रोजगार को सृजन करना। ठीक है, इंपॉर्टेंट बात है। 47 का बी करेक्ट आंसर होगा। आपसे टारगेट पूछ सकता है, बोल देगा ये 2035 तक है ना, या तो बोल देगा 2028 तक, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 48, यदि किसी प्रजाति को स्थानिक के रूप में वर्गीकृत किया जाए तो इसका क्या अर्थ होता है। देखो, इसका अर्थ होता है कि यहाँ पर उसी जगह स्थानिक मतलब उसी जगह यहाँ पर ये पाई जाती है ऐसा करके। ठीक है, तो आंसर हमारा 48 का बी। ये स्वाभाविक रूप से किसी विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र तक ही सीमित होती है ना। यहाँ से बी होगा करेक्ट आंसर इसका। उदाहरण के लिए मान सकते हो जैसे नीलगिरी ताहार है केवल भारत के पश्चिमी घाट में पाया जा सकता है, मतलब वहाँ के लिए स्थानिक है ये बोल सकते हो, है ना, इंडेमिक बोल सकते हो, स्थानिक या इंडेमिक। क्वेश्चन नंबर 49 है, बायोकेमिकल जो यहाँ पे ऑक्सीजन डिमांड है बीओडी, उसके बारे में एक मानक संकेतक है, कौन सा। करेक्ट आंसर हो जाएगा 49 का बी, जल निकाय में से एक जैविक प्रदूषक की मात्रा। ठीक है, बायोकेमिकल हमारा जो ऑक्सीजन डिमांड है ये उस घुलित ऑक्सीजन की मात्रा का मापता है जो सूक्ष्म जीवों में द्वारा जल में मौजूद जैविक पदार्थों में विघटित करने के लिए आवश्यक होती है। ठीक है, जब हमारा बीओडी का अर्थ होता है, मतलब उच्च बीओडी का अर्थ होता है कि जब जल में जैविक प्रदूषक की मात्रा अधिक होती है। अगर बीओडी का जो हमारा स्तर होता है वो अधिक होगा तो क्या होगा, यहाँ पर जो हमारा जैविक प्रदूषक होता है वो अधिक मात्रा होगी इसकी। ठीक है, जिससे जल में मौजूद हमारे घुलित ऑक्सीजन की उपलब्धता कम हो जाती है और यहाँ पर यह जलीय जीवों के लिए हानिकारक हो सकता है। आपसे बोलेगा कि जब बीओडी हमारा बढ़ता है तो हमारे लिए जो जीव जंतु उनके लिए अच्छा होता है। ठीक है, तो गलत होगा, अच्छा नहीं होता, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है। राइट, जितना लो होगा उतना अच्छा होगा, याद रखना है। आंसर यहाँ पे लिख सकते हो, पॉइंट को काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 49 का बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 50 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन वायु प्रदूषण का एक जैव संकेतक माना जा सकता है। आंसर हो जाएगा 50 का बी लाइकेन। ठीक है, सबको पता ही है। 51 मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट 2025 के संबंध में आपको विचार करना है। 193 देशों में भारत का स्थान 130वां है। पहली बात क्या होगी, पहली बात यहाँ से इसकी करेक्ट है। दूसरा, ये रिपोर्ट विश्व आर्थिक मंच द्वारा प्रकाशित की जाती है। सेकेंड बात क्या होगी, सेकेंड बात यहाँ से इसकी सेकेंड बात यहाँ से गलत हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर मानव विकास जो रिपोर्ट है विश्व आर्थिक मंच द्वारा नहीं बल्कि यहाँ पर संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम है यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट जो प्रोग्राम है उसके द्वारा जारी की जाती है, तो गलत हो जाएगा। ओनली वन करेक्ट है। आंसर हमारा क्या होगा 51 का ये सही हो जाएगा, सही पूछा है तो। 52 निम्नलिखित में से कौन सा अर्थव्यवस्था के द्वितीय क्षेत्र का उदाहरण नहीं है। द्वितीय क्षेत्र का उदाहरण में से कौन सा नहीं है, करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ से इसका भंडारण। ठीक है, भंडारण यहाँ पर इसमें नहीं होगा। राइट, आगे देखते हैं क्वेश्चन। जो भंडारण है यहाँ पर ये तृतीय क्षेत्र का एग्जांपल दे रहा है ना, द्वितीय का नहीं होगा, लिख लेना है। क्वेश्चन नंबर 53 अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF इंटरनेशनल जो हमारा मॉनेटरी फंड होता है इसके संदर्भ में विचार करना है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF का संचालन 191 सदस्य देशों द्वारा किया जाता है। पहली बात क्या होगी, पहली बात यहाँ से इसकी करेक्ट है ना। दूसरा, इसकी स्थापना वैश्विक आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए पर 44 देशों द्वारा की गई थी। सेकंड बात क्या होगी, सेकंड बात हमारे यहाँ से ये भी करेक्ट है, दोनों बातें करेक्ट है। IMF के बारे में आंसर क्या होगा, सी यहाँ से करेक्ट होगा, सही पूछा है तो। क्वेश्चन नंबर 54 निम्नलिखित में से कौन सा मिनी रत्न का उदाहरण नहीं है। इनमें से मिनी रत्न का उदाहरण में से कौन सा नहीं है 54 में, करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, है ना। यहाँ पर इसका मिनी रत्न का एग्जाम्पल नहीं है। राइट, मिनी रत्न कंपनियाँ लाभ कमाने वाली यहाँ पर जो CPSE होती हैं वो होती हैं। राइट, जिन्हें भारत सरकार द्वारा 2 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया। एक तो श्रेणी 1 यहाँ पर जो कंपनियां लगातार 3 वर्षों तक काम में लगी रहती हैं और उनमें किसी एक वर्ष में कम से कम 30 यहाँ पर जो करोड़ तक यहाँ पर पूर्व लाभ होना चाहिए इनका। ये कंपनियां 500 करोड़ तक अपनी संपत्ति नेटवर्थ तक यहाँ पर निवेश कर सकती हैं। और दूसरी हमारी जो श्रेणी में आती हैं ये कंपनियां जो होती हैं लगातार 3 वर्षों तक लाभ कमाती है और 300 करोड़ तक यहाँ पर निवेश कर सकती हैं। ठीक है, याद रखना। तो आंसर हमारा 54 का ए मेरे का एग्जाम्पल नहीं, कौन सा, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन 55 निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करना है। विश्व व्यापार संगठन WTO की स्थापना वर्ष 1952 में हुई थी। पहली बात क्या होगी, पहली बात यहाँ से इसकी गलत है ना, पहली बात गलत हो जाएगी क्योंकि यहाँ पर इसकी स्थापना 1995 में की गई थी, 1995 में। ठीक है, दूसरी बात टैरिफ और व्यापार
और समान समझौते में GATT की स्थापना 1948 में 23 संस्थापक देशों के साथ की गई थी। सेकंड बात क्या होगी? सेकंड बात यहाँ से करेक्ट है। सही पूछा है तो ओनली 2 करेक्ट है, बी यहाँ से आंसर हो जाएगा। 56 है, सुभद्रा योजना एक महिला केंद्रित कार्यक्रम निम्नलिखित में से किस राज्य द्वारा लॉन्च की गई थी? करेक्ट आंसर हो जाएगा 56 का सी, ओडिशा के द्वारा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 57, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक जो है नाबार्ड की स्थापना किस वर्ष की गई थी? करेक्ट आंसर हो जाएगा 57 का, ये की गई थी 1982 में। 58, भारत में गरीबी के आकलन से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। भारत में गरीबी रेखा का अनुमान परिवारों की आय स्तर पर आधारित होता है। पहली बात क्या होगी? पहली बात हमारे यहाँ से स्टेटमेंट इसका गलत हो जाएगा, है ना, क्योंकि यहाँ पर गरीबी उस स्थिति को कहा जाता है जब कोई व्यक्ति ये समुदाय न्यूनतम जीवन स्तर पर बनाए रखता है, उसके लिए आवश्यक होता है, और यहाँ पर संसाधनों या बुनियादी आवश्यकताओं को वंचित होता है। ठीक है, तो यहाँ से जो पहली बात है ये बोला है कि गरीबी रेखा का निर्धारण आय स्तर से नहीं होता, बल्कि यहाँ पर उसके उपभोग और व्यय के आधार पर यहाँ पर किया जाता है। पहली बात गलत हो गई। गरीबी को राष्ट्रीय प्रदर्शित सर्वेक्षण संगठन NSSO के उपभोक्ता सर्वेक्षण के आधार पर मापा जाता है। सेकंड बात क्या होगी? सेकंड बात यहाँ से इसकी करेक्ट होगी, है ना, पहली बात यहाँ से गलत थी, दूसरी करेक्ट है। बी क्या होगा? 58 का आंसर है। 59 है, इनमें से कौन से युग में यहाँ पर सही सुमेलित तो नहीं है? 59 में करेक्ट आंसर हो जाएगा जो यहाँ पर नहीं सुमेलित है, ये अन्नपूर्णा योजना। अन्नपूर्णा योजना जिसे सरकार ने 1999 से 2000 के यहाँ पर दशक में शुरू किया था, मतलब 1999 और 2000 के टाइम पे शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य था कि उन वृद्ध नागरिकों को भोजन उपलब्ध कराना जो अपनी देखभाल करने में समर्थ हैं और जो राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना के अंतर्गत नहीं आते हैं। ठीक है, इस योजना के तहत पात्र वृद्ध नागरिक को प्रति माह 10 किलोग्राम निःशुल्क खाद्यान्न यहाँ पर जो खाद्यान्न होगा प्राप्त किया जाएगा, प्रदान किया जाएगा। तो यहाँ से 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों को उसको लेकर के यहाँ पर नहीं है, गलत है। ठीक है, तो आंसर हमारा गलत होगा, ये ए नंबर 59 का करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 60, भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। देखते हैं इसको 60 को। पहले यहाँ से खाद्य उत्पादों के खुदरा व्यापार जो प्रसंस्करण है उसको स्वचालित मार्ग के तहत यहाँ पर FDI की अनुमति देना। ठीक है, पहली बात क्या होगी? पहली बात हमारे यहाँ से जो है इसकी ये पहली बात यहाँ से इसकी गलत हो जाएगी, है ना, क्योंकि यहाँ पर जो बैंकिंग और सार्वजनिक क्षेत्र होता है उसके प्रसारण यह सामग्री सेवाएं खाद्य उत्पाद और खुदरा व्यापार समाचार और यहाँ पर समसामयिक घटनाओं के लिए यहाँ पर जो डिजिटल मीडिया होती है उसको लेकर के यहाँ पर इसकी अनुमति होती है ना, कि खाद्य पदार्थों खुदरा व्यापार और उनकी FDI जो स्वचालित मार्ग है उनको लेकर के। तो ये गलत हो जाएगा। वर्तमान में FDI का विनिमय FDI नीति 2020 फेमा के तहत यहाँ पर किया जाता है, ये बात करेक्ट है ना। दूसरी बात करेक्ट है, पहली बात यहाँ से हमारी गलत होगी क्योंकि यहाँ पर बैंकिंग और सार्वजनिक क्षेत्र यहाँ पर इसमें नहीं जोड़े थे इन्होंने पहले वाले में। ठीक है, तो आंसर क्या होगा? ओनली 2 करेक्ट है, तो 60 का आंसर बी यहाँ से सही होगा। 61 नंबर, सूची 1 और सूची 2 को मैच करना है, समिति दे रखा है और यहाँ पर वर्ष दे रखा है। ठीक है, देखते हैं इसको 61 को। यहाँ से पहला स्टेटमेंट है, इससे बोला है अलग समिति आपको हो जाएगा ये 1979। लक्कड़वाला समिति ये हो जाएगी आपकी यहाँ से 1993 में, ये हो जाएगी। और तेंदुलकर समिति 2009 में, राइट। और यहाँ से बचेगा रंगराजन समिति, ये हो जाएगी आपके यहाँ से 2012 में। आंसर हमारा हो जाएगा 61 का, यहाँ से करेक्ट करेंगे तो ए। 62, सकल मूल्यवर्धन GVA से क्या तात्पर्य? जो GVA है इससे क्या तात्पर्य है ना, देखो यहाँ पर GVA है, ये GVA बराबर होता है GDP प्लस सब्सिडी माइनस अप्रत्यक्ष कर, है ना। तो क्या होगा? आंसर डी हमारे यहाँ से इसका करेक्ट होगा। सब्सिडी को जोड़कर अप्रत्यक्ष करों को घटाकर समायोजित किया गया सकल घरेलू उत्पाद, यहाँ से आंसर होगा। ठीक है, लिख सकते हो, देखो इसी से आप अपना डिफिनेशन बना सकते हो, मैंने इसी से डिफिनेशन बनाया है ना। जैसे GVA लिखा इक्वल GDP, ठीक है, प्लस सब्सिडी, ठीक है, माइनस अप्रत्यक्ष कर। अब यहाँ से वही लिखा है, देखो नीचे डी में सब्सिडी को जोड़कर, है ना, सब्सिडी को मैंने क्या है जोड़ दिया और अप्रत्यक्ष करों को घटाकर, अप्रत्यक्ष कर हमारा जो है घस को घटा दिया मैंने, है ना। और यहाँ पर जो समायोजित GDP है इसको समायोजित करके जोड़ के यहाँ पर GVA निकाल दिया, ये इसका आंसर हो गया डी 62 का। तो इस टाइप से आप लिख के अपना डिफिनेशन से बना सकते हो। क्वेश्चन 63 है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रशुल्क रोध का सर्वोत्तम रूप से प्रदर्शित करता है? आंसर हो जाएगा 63 का, यहाँ से ये करता है कर लगाकर आयात का प्रतिबंध, है ना। ये क्या होगा? ये प्रशुल्क रोध है इसको सर्वोत्तम रूप से परिभाषित करता है, राइट। आयात पर हमारा लगाया गया जो कर होता है ये प्रशुल्क अथवा टैरिफ कहा जाता है।
ये किसी वस्तु की भौतिक इकाई जैसे प्रति टन, जिसे यहाँ पर विशिष्ट टैरिफ यहाँ पर कहा जाता है, ये वस्तु के मूल्य को निर्धारक रूप में लागू करना। ठीक है, टैरिफ लगाने से जो हमारे विभिन्न उद्देश्य हो सकते हैं, जैसे कि सरकार के लिए यहाँ पर राजस्व जुटाना, सब्सिडी प्राप्त करना, ये कम मजदूरी वाले जो देशों में उनके आने वालों के लिए घरेलू को जो आयात निर्यात है उसको, उद्योग को कम करना। ठीक है, और घरेलू रोजगार को बढ़ावा देना, और भुगतान संतुलन जो घाटा है उसको कम करने में सहायता करना। तो ये सब पॉइंट यहाँ पे इसके हो सकते हैं, लिख सकते हो। 63 का सी यहाँ से करेक्ट आंसर है। 64 है, सूची को सूची 2 को मैच करना है। मैच करते हैं, यहाँ से देखते हैं 64 में पहला यहाँ से बोला है, पहला यहाँ से है संरचनात्मक बेरोजगारी। संरचनात्मक बेरोजगारी क्या होगी? ये नौकर की जो आवश्यकता है उसकी श्रमिक कौशल के बीच यहाँ पर बेमेल करना। ठीक है, अगला चक्रीय बेरोजगारी क्या होती है? देखो, चक्रीय बेरोजगारी होती है जो हमारे यहाँ से आर्थिक मंदी या मंदी उत्पन्न करना। ठीक है, उतार चढ़ाव लाना मंदी में। ठीक है, आंशिक बेरोजगारी क्या होती है? आंशिक बेरोजगारी हमारी हो जाएगी ये अगले रोजगार के यहाँ पर खोज के बीच होने वाली अस्थायी बेरोजगारी। और प्रच्छन्न बेरोजगारी, प्रच्छन्न बेरोजगारी हमारी होती है जो यहाँ से आवश्यकता से अधिक श्रमिक यहाँ पर नियोजित होते हैं, उनको प्रच्छन्न बोलते हैं। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हमारा हो जाएगा इसका मैच करेंगे तो देखो, मैच करके आप सामने लिख भी सकते हो कि संरचनात्मक बेरोजगारी कौन सी है, चक्करी कौन सी है, आंशिक कौन सी है और प्रच्छन्न कौन सी है। ऐसे करके अपने पॉइंट यहाँ पे नोट कर सकते हो। अगर मैचिंग में करना है तो ए यहाँ से इसका करेक्ट आंसर है। 65 है, LFPR का अर्थ क्या है? LFPR है, इसका क्या अर्थ है? राइट, LFPR का जो अर्थ हो जाएगा इनमें से, ये श्रम बल भागीदारी दर, इसका अर्थ होता है श्रम बल भागीदारी दर। ये जनसंख्या के उस हिस्से को दर्शाता है जिस यहाँ पर कार्यरत है और सक्रिय रूप से काम करने की तलाश कर रहा है ना, उसके लिए उपलब्ध होता है। इसे प्रतिशत के रूप में व्यक्त किया जाता है। बी यहाँ से करेक्ट आंसर है। 66 खुले बाजार परिचालन का तात्पर्य खुले बाजार में सरकार के द्वारा जारी किए गए जो बॉन्ड्स है उसकी खरीद और बिक्री से होता है। पहली बात क्या होगी? पहली बात हमारे यहाँ से इसकी ये करेक्ट है। भारतीय रिजर्व बैंक और RBI द्वारा तरलता की स्थिति में उसे संतुलित करने और उपयुक्त मात्रात्मक उपकरण को लेकर एक मनाया था इसमें। सेकंड बात क्या है? सेकंड बात भी करेक्ट होगी, है ना। जो हमारे मात्रात्मक उपकरण होते हैं इनमें नगद आरक्षित अनुपात CRR और बैंक दर यहाँ पर शामिल होते हैं। ठीक है, और इनको अर्थव्यवस्था में कुल मुद्रा आपूर्ति को नियंत्रित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। इन उपकरणों को प्रवर्तित करके यहाँ पर RBI द्वारा जो उधारी ऋण प्रवाह है उसको तरलता से प्रभाव कम कर सकता है इसका। ठीक है, दोनों बातें हमारी इसकी करेक्ट हैं। 66 की आंसर यहाँ से बी सही हो जाएगा, सही पूछा तो। ठीक है, इकोनॉमिक का क्वेश्चन है, थोड़ा सा डीप में पढ़ना है, थोड़ा सा टफ क्वेश्चन होता है इकोनॉमिक का, तो क्या है ध्यान से पढ़ोगे तो यहाँ पे समझ आएगा क्या यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है। ठीक है, क्वेश्चन 67 है, निम्नलिखित में से कौन से मौद्रिक नीति के साधन हैं? मौद्रिक नीति के साधन में से कौन से? करेक्ट आंसर हो जाएगा 67 का, एक तो रेपो दर, बैंक दर, सीमांत स्थायी सुविधा और बाजार स्थिरीकरण योजना। चारों हमारे क्या है यहाँ पर, ये जो मौद्रिक नीति के साधन है। ठीक है, 67 का डी यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। 68 निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। जौ और मटर खरीफ की फसलों के उदाहरण है। पहली बात क्या होगी? पहली बात यहाँ से इसकी गलत है ना, क्योंकि यहाँ पर रबी की फसलों की बुआई सर्दियों में आमतौर पर अक्टूबर में, दिसंबर में की जाती है ना, और गर्मियों में अप्रैल से जून तक के बीच में काटी जाती है। तो प्रमुख रबी की फसलों में गेहूं, जौ, मटर, चना, सरसों शामिल होती हैं। राइट, तो यहाँ से गलत हो जाएगा। उड़द और सोयाबीन रबी की फसलों के उदाहरण है। ठीक है, सेकंड बात क्या होगी? सेकंड बात भी हमारे यहाँ से इसकी गलत होगी, क्योंकि खरीफ की फसलों में जो बुआई हमारे मानसून के आगमन के साथ की जाती है और सितंबर अक्टूबर के बीच यहाँ पर काटी जाती है। खरीफ की फसलों में धान, मक्का, ज्वार, बाजरा, तुअर मतलब अरहर की दाल, है ना, मूंग, उड़द, कपास, जूट, ये सब यहाँ पर होता है इसमें, लेकिन यहाँ पर इसमें ये नहीं होगा। तो दोनों बातें गलत है, आंसर डी यहाँ से करेक्ट है। 69 नीचे दिए गए अभिकथन और कारण। अभिकथन रबर एक हमारा भूमध्य रेखीय फसल है। पहला क्या होगा? पहला स्टेटमेंट यहाँ से जो 69 है ये करेक्ट हो जाएगा। दूसरा, इसे नम और आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है तथा वार्षिक वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक होनी चाहिए यहाँ पर। सेकंड बात भी यहाँ से करेक्ट हो जाएगी। दोनों बातें करेक्ट हैं और इसकी व्याख्या भी कर रहा है। ठीक है, देखो, वार्षिक वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक और लगातार उच्च सांद्रता यहाँ पर होनी चाहिए और आर्द्रता भी यहाँ पर मैक्सिमम होनी चाहिए। ठीक है, तापमान 25 डिग्री से अधिक होना चाहिए यहाँ पर। राइट, और ये पारंपरिक कारक ने केवल रबर के पौधों में जैविक आवश्यकताओं को पूरा करते हैं, बल्कि यहाँ पर रोगों की जो रोकथाम है, लेटेक्स अधिकतम को लेकर के यहाँ पर भी सुनिश्चित होते हैं। दोनों बातें सही है, इसकी व्याख्या भी कर रहे हैं। आंसर 69 का ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 70 है। 70 नंबर है, स्वश्री महिला सेवा संघ की स्थापना के बारे में आपको विचार करना है। ये किसके द्वारा दी गई थी? करेक्ट आंसर हो जाएगा 70 का, ये दी गई थी इला भट्ट। इसका करेक्ट आंसर इला भट्ट द्वारा स्थापित स्वश्री महिला सेवा संघ है। इसको SHG हमारा सेल्फ हेल्प जो ग्रुप्स होते हैं उनके विकास में एक ऐतिहासिक पहल यहाँ पर माना गया था। सी यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है,
तो इस टाइप से देखो टेस्ट नंबर यहाँ पर जो 5वां था, ठीक है, यूपीपीसीएस का दृष्टि है इसका, ये मैंने आपको करा दिया, ठीक है। काफ़ी अच्छे क्वेश्चन इसके भी यहाँ पर पूछे जा रहे हैं इस बार, तो मतलब क्वेश्चन का फ्रेमिंग जो है बहुत अच्छा यहाँ पर है, ठीक है। तो आप 70 क्वेश्चन करीब यहाँ से करोगे। जो टॉपिक आपको जैसे क्लियर नहीं हुए, जैसे कि कुछ कुछ पॉइंट्स आपको नहीं क्लियर हो रहे थे, वो आप जाके डीप में अपना जो भी नोट्स है, पॉइंट्स है, वहाँ जाके क्रिएट करो, देखो कि क्या क्या क्वेश्चन कैसे बनना था। देखो ये जो टेस्ट मैं कराता हूँ करीब 45 से 50 मिनट या 1 घंटे का जो टेस्ट रहता है, उसमें आपको जाके करीब 1-1.5 घंटे आपको एक्स्ट्रा और देना है, तब तो आपको टेस्ट करना सक्सेस माना जाएगा, सफल माना जाएगा, क्योंकि यहाँ पर इस पॉइंट को जाके थोड़ा सा डीप में जाके पढ़ना है और जाके देखना है। ये एक तरह से आपका पैटर्न हो गया पेपर का, यानी कि पेपर ये पूछ देगा, तो इसके टाइप से आगे की इससे चीज़ें और कनेक्ट करके आप पढ़ सकते हो, राइट। तो 1-1.5 घंटे करीब 2 घंटे आप इसमें दोगे, ठीक है। तो यहाँ से आपका टेस्ट तब अच्छा माना जाएगा कि आपने किया है, राइट। इतना आपको करना है, बाकी 71 से रहेगा, 71 से 150 तक मैं आपको यहाँ से कल करा दूंगा वो, राइट। तो यहाँ से एंड करते हैं इसको। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।